बड़े अजाब में हूं, मुझको जान भी है अजीज, सितम को देख के चुप भी रहा नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इन दिनों देश में कर्नाटक चुनाव का शोर है। कायदे से तो जिस राज्य में चुनाव है शोर भी वहीं सुनाई देना चाहिए, लेकिन कर्नाटक का मामला बीजेपी के लिए जरा संगीन है। यहां सत्ता में बीजेपी के होने के बाद भी दोबारा सत्ता में आने के आसार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी की मजबूती दिखाने के लिए दावे जीत के किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के दावों का खोखलापन तो अब देश के सामने आ ही चुका है। दावा तो बेटी बचाने का था, लेकिन जंतर मंतर पर, जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ की मांग करती बेटियां मोदी सरकार को नजर ही नहीं आ रही हैं और आखिरकार बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और वहां से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर का रास्ता साफ हुआ। अमृतकाल के भारत का यही कड़वा सच है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने अब राज्यों को आदेश दिया है कि नफरती भाषण कहीं भी हो और अगर जरूरत पड़ी तो बिना शिकायत के ही राज्य में एफआईआर दर्ज करें। आप याद कीजिए कि पिछले साल अदालत ने यह आदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को दिया था, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए यह आदेश है क्योंकि अदालत देख रही है कि सरकार देश में सौहार्द का माहौल कायम नहीं रख पा रही है और जहां चुनाव हो वहां तो जैसे जुबान पर कोई लगाम ही नहीं रह जाती। कर्नाटक में इस वक्त ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए हैं जिसमें राजनीति में सारी मर्यादा को ताक पर रखकर विपक्षियों के लिए बयान दिए जा रहे हैं। खासकर बीजेपी के नेता सोनिया गांधी के लिए फिर जहर उगलने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव के नतीजों का अंदाजा हो गया है और इसीलिए बौखलाहट में अपनी जुबान पर बीजेपी के नेता काबू नहीं रख पा रहे हैं। मोदी जी अपने नेताओं को तो जुबान संभाल कर बोलने की नसीहत बिल्कुल नहीं देते, लेकिन उन्हें अगर कोई कुछ कहे तो वे गाली से न्यूट्रिशन वाला फॉर्मूला याद दिलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितना भला बुरा उन्हें कहा जाएगा उतनी ज्यादा लोगों की सहानुभूति यानी सिंपैथी उन्हें मिलेगी। लेकिन लोग एक हद तक ही छले जा सकते हैं, कभी न कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। वैसे राजनीति में ठगी और छलिया किरदारों का दौर भी इस अमृतकाल में देश को देखने को मिल गया है। आप याद कीजिए, गुजरात के मशहूर ठग के बाद अब यूपी से ठगी का एक नया किस्सा सामने आया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं वाली बात बीजेपी शासन में असली रंग दिखा रही है। लेकिन क्या इस रंग के पीछे कोई और खेल चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर ही शह और मात के लिए बिसात बिछाई जा रही है? यह देखना भी दिलचस्प होगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि चुनावी जंग, इंसाफ की लड़ाई, जहरीली जुबान और ठगी के किस्सों के बीच देश किस राह पर आगे बढ़ रहा है। क्या अदालतों को अब लोक कल्याणकारी सरकारों का दायित्व निभाना पड़ेगा? और क्या राजनीतिक मकसद के लिए न्याय व्यवस्था को भी दबाव में लाने की कोशिश चल रही है? क्यों महिला पहलवानों के यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई से लेकर राहुल गांधी के मानहानि प्रकरण तक ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई दबाव का गंभीर खेल खेला जा रहा है? शुरुआत लेकिन करते हैं दोस्तों राहुल गांधी के मानहानि मामले में सजा पर गुजरात हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जो अधिकतम है। यानी मानहानि का दोषी पाए जाने पर जो सबसे ज्यादा सजा हो सकती है वो राहुल गांधी को सुनाई गई है। इस सजा को खारिज करने की अपील लेकर राहुल गांधी जब निचली अदालत गए तो वहां अपील को फौरन खारिज कर दिया गया। अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। उन्होंने सूरत कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए अन्य एमपी और विधायक मामलों की अयोग्यता के बारे में तर्क दिया। सिंघवी ने मानहानि केस, ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया और फैसले पर सवाल खड़े किए और कहा कि सेशंस कोर्ट में भी हमें नहीं सुना गया। राहुल गांधी की सजा खारिज करवाने के लिए जो दलीलें पेश की जा रही हैं, उनका अदालत में कितना वजन होगा, उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला तो 2 मई को आ सकता है। यानी 2 मई को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है या नहीं। वैसे ये संयोग ही है कि सूरत सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने वाले जज
रॉबिन मोगेरा पहले अमित शाह के लिए मुकदमा लड़ चुके हैं और अभी हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक 18 अक्टूबर 2021 को गुजरात हाई कोर्ट के जज बनाए गए। उससे पहले 2002 से 2007 के बीच उन्होंने गुजरात सरकार के लिए सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया और इसके बाद 2015 से 2019 के बीच उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में काम किया है। राहुल गांधी का मुकदमा उनकी कोर्ट में इसलिए आया क्योंकि इससे पहले जस्टिस गीता गोपी ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि यह केस उनके सामने न लाया जाए। तो जस्टिस गीता गोपी ने क्यों राहुल गांधी की अपील नहीं सुनी, इसका कोई जवाब शायद ही कभी मिले। ठीक उसी तरह जैसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि जिस इंसान पर 7 लड़कियां यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं उस पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों पुलिस ने एक बार में ही एफआईआर दर्ज नहीं की, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक महिला पहलवानों को जाने की नौबत आई। क्या इसी को मजबूत सरकार कहते हैं, जहां आरोपी को बचाने में सत्ता अपनी ताकत झोंकती है और पीड़ित इंसाफ की मांग को लेकर के धरने पर बैठने को मजबूर होते हैं। मन की बात करने वाले मोदी जी ने क्या कभी इन महिला खिलाड़ियों के मन को समझने की कोशिश की कि वे कितनी तकलीफों में होंगी। देश के लिए मेडल जीतने वाली ये लड़कियां, ये खिलाड़ी अपने सम्मान की जीत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं। गनीमत है कि अदालत से थोड़ी राहत मिली, लेकिन क्या महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जरा रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार पहलवानों के धरने के 6 दिन बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। एक एफआईआर तो एक नाबालिग खिलाड़ी की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई है, जिसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी एफआईआर वयस्क महिलाओं की शिकायत पर दर्ज की गई है। जनवरी में भी भारतीय पहलवान इसी मामले को लेकर धरने पर बैठे थे। तब एक जांच समिति गठित कर दी गई, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो पहलवानों को फिर से धरने पर बैठना पड़ा और इस बार राजनीतिक दलों का साथ भी उन्हें मिल रहा है। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, वृंदा करात समेत कई राजनेता लड़कियों की हिम्मत बंधाने पहुंचे। लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार और बीजेपी नेताओं का रवैया बड़ा दुखद रहा। यौन प्रताड़ना की शिकायत कर रही महिलाओं का साथ देने उनमें से कोई नहीं पहुंचा। बीजेपी के महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ के दावे खुद उसी ने गलत साबित कर दिए। बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि एफआईआर होने पर कहा कि मैं अदालत के फैसले से खुश हूं। दिल्ली पुलिस आरोपों की जांच करेगी और मैं उनके साथ हर संभव तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। अगर बीजेपी सांसद हर तरह से जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं तो पहले अपने पद से वो इस्तीफा दे दें। आखिर अपने पद से इस्तीफा वो क्यों नहीं देते, क्यों बीजेपी उन्हें निलंबित नहीं करती। वैसे पहलवान इस एफआईआर से आगे भी इंसाफ चाहते हैं। पहलवानों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। यह लड़ाई एफआईआर के लिए नहीं है, यह लड़ाई उसके जैसे लोगों को दंडित करने के लिए है। उसे जेल में होना चाहिए और उसे अध्यक्ष पद से फौरन हटा देना चाहिए। जरा सोचिए कि यह सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि उसकी पुलिस को भरोसे के लायक नहीं माना जा रहा है। और यह भरोसा आएगा भी कहां से, जब देश में ठगी का खेल टॉप लेवल पर चल रहा हो। गुजरात के महाठग किरण पटेल के बाद अब यूपी के ठग का किस्सा सामने आया है और कहा जा रहा है कि इस ठग के तार से योगी जी मोदी जी को मात देने की चाल चल चुके हैं। जरा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। लखनऊ में संजय शेरपुरिया को मंगलवार की रात एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। संजय प्रकाश राय शेरपुरिया पर पीएमओ तक पहुंच होने और झूठा रौब दिखाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए पीएम के नाम का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरपुरिया से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। मनोज सिन्हा ने अपने चुनावी हलफनामे में इसे अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिखाया था। मनोज सिन्हा के हलफनामे में 57 लाख रुपए तक के 5 अनसिक्योर्ड लोन का उल्लेख है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज शेरपुरिया ने दिया है। गाजीपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, राय न तो भाजपा के सदस्य हैं और न ही पदाधिकारी। वो गाजीपुर आते थे और हमसे मिलते थे, लेकिन उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कमाल की बात यह है कि कोई लेना देना न होने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी को शेरपुरिया ने 25 लाख रुपए कर्ज दे दिए और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर दिव्यदर्शी मोदी नाम से एक पुस्तक भी लिख डाली।
शेरपुरिया के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं से करीबी संबंध बताए जाते हैं, इसीलिए जब उस पर कानून का डंडा चला तो आश्चर्य हुआ, लेकिन इसमें राजनीति का खेल है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी और योगी के बीच पिछले यूपी चुनाव के वक्त से एक होड़ देखी जा रही है, जिसमें मोदी यूपी सरकार पर अपना अंकुश रखकर उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को यह कतई मंजूर नहीं है। योगी यूपी से आगे दिल्ली तक हिंदुत्व के नए ब्रांड और हिंदू हृदय सम्राट बनने के इरादे रखते हैं। अब तक मोदी जी को ये ओहदा मिला हुआ है, लेकिन इधर पीएम मोदी का ग्राफ तेजी से गिरा है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी शायद इसकी शुरुआत है। तो योगी की चुनौतियों ने मोदी जी पर असर दिखाया तो बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। अभी भी कर्नाटक चुनाव में बीजेपी वोटिंग से पहले चित्त दिखाई दे रही है। हिंदुत्व की चालों से लेकर दंगे होने का डर दिखाने तक जो भी चाल बीजेपी चल रही है, सब उल्टी पड़ रही है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों और अंदरूनी बगावत में बीजेपी ऐसी फंसी है कि उसके लिए बहुमत लाना मुश्किल हो रहा है। इधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता आक्रामक होकर प्रचार कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जो बढ़त मिली हुई है, उसे जीत में बदलने की तैयारी में कांग्रेस है और इसीलिए बीजेपी शायद बौखला गई है। बीजेपी नेता अब फिर से सोनिया गांधी को अपशब्द कहने पर उतारू हो गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यतनलाल ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया। यतनलाल ने कहा, पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को स्वीकार किया है। अमेरिका ने पीएम का रेड कारपेट से स्वागत किया, उन्हें ग्लोबल लीडर का दर्जा दिया गया। कांग्रेस पार्टी उनकी तुलना जहरीले कोबरा सांप से कर रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इशारे पर नाच रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो एक विष कन्या हैं जो चीन और पाकिस्तान की एजेंट हैं। उन्होंने भारत को तबाह कर दिया। तो यतनलाल ने सोनिया गांधी पर यह हमला तब किया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक भाषण में पीएम मोदी की तुलना कथित तौर पर जहरीले सांप से की थी। हालांकि उन्होंने कुछ ही देर में यह साफ कर दिया था कि मेरा बयान न तो व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी के लिए था और न ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए, बल्कि वो जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। खड़गे ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन उनके बयान की आड़ में बीजेपी ने जिस तरह का हमला सोनिया गांधी पर किया है, उससे एक बार फिर बीजेपी की सोच सामने आ गई है। वैसे कांग्रेस ने यतनलाल के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री में रत्ती भर भी शालीनता या मर्यादा है तो उन्हें तुरंत बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तो मोदी जी एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अपनी पार्टी के ही विधायक को निष्कासित करेंगे, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, रेणुका चौधरी के लिए शूर्पणखा, सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन तमाम अलग अलग महिलाओं के लिए जैसी टिप्पणियां उन्होंने की हैं, ये सब जानते हैं, ये जग जाहिर है। हालांकि जब बात खुद पर आती है तो मोदी जी अपने लिए सहानुभूति बटोरने में लग जाते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि गालियां मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं। अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार में मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक मुझे 91 बार यानी 91 टाइम्स गाली दी है। जब जब कांग्रेस ने गाली दी तब तब जनता ने सजा दी। जनता किसको सजा देती है और किसे सत्ता का मजा मिलता है, यह तो दोस्तों 13 मई को पता चल ही जाएगा। जरा सोचिए कि देश के तमाम जरूरी मसलों के बीच पीएम के पास कितनी फुर्सत है कि वे गिन रहे हैं कि उन्हें कितनी बार गालियां मिली। खैर, पीएम आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या पर भी चुटकुला सुना सकते हैं, तो फिर किसी और बात पर क्या आश्चर्य करना या क्यों आश्चर्य किया जाए। कुछ भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन जनता जिन तकलीफों में जी रही है, क्या वो इस तरह के मजाक को बर्दाश्त करेगी, ये देखना होगा। खैर, महान शायर ज़ेब गौरी ने ठीक ही फरमाया है कि चमक उठी हैं खंडर की शिकस्ता दीवारें, चमक उठी हैं खंडर की शिकस्ता दीवारें, किधर से काफिलाए रंगो बू निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।